हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द केम कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट वीडियो में जो हम क्लास 11th और 12th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ रहे थे, उसमें आज हम बात करने वाले हैं थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये लॉ जब उन्हें समझ में नहीं आता तो वो रट लेते हैं। रट करके आप जो 12th बोर्ड एग्जाम है बेटा, उसमें डेफिनेशन तो लिख के आ सकते हो, बट जो आईआईटी और नीट के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको एक रिएक्शन गिवन होगी और वहां पूछा जाएगा कि ये कौन से लॉ को फॉलो करती है, वहां पर आपको इसे समझना होगा। तो यहां मैं आपको इस लॉ को समझाऊंगी बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नेम आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, जॉन डेल्टन ने प्रपोज किया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और बार बार मैंने आपको यही समझाया है कि नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो नाम है इससे वैसे हमारा बहुत ही पुराना नाता है, क्योंकि ये डेल्टन साहब वही हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी वाले, तो आप इसे नहीं भूलेंगे। अब बात आती है डेफिनेशन की। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, सबसे पहले इसे समझो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, मान लीजिए मेरे पास में कोई दो एलिमेंट है ए और बी, ये आपस में कंबाइंड हो रहे हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। इसका मतलब एक कंपाउंड इन दोनों ने मिलकर बनाया, सपोज कीजिए ए बी, और दूसरा कंपाउंड बनाया AB2, बना सकते हैं बिल्कुल। देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी इन दोनों में से एक एलिमेंट का मास डिफरेंट है। मैंने कहा भाई बी का जो मास है वो डिफरेंट है, ठीक है। विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो बचा कौन सा एलिमेंट, ए, यानी एक एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स होना चाहिए, और यहां पर हमारे पास में फिक्स मास किसका है, जो हमारा एलिमेंट ए है उसका मास फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो दो कंपाउंड है यहाँ पर, इसमें ए का मास जो होगा वो सेम रहेगा, और डिफरेंट का मतलब क्या है कि बी का कुछ पार्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ए बी बनाने में, उसका डिफरेंट पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा AB2 कंपाउंड फॉर्म करने में, है ना। कॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो अलग अलग होगा, मास दोनों में अलग अलग है बी के, इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे देखिए, बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा बी का जो मास है AB में वो है M1, और B2 यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है उसमें बी का मास है M2। इसका मतलब ये जो रेशियो हमारे पास आ रहा है M1:M2, ये क्या होगा, ये सिंपल रेशियो होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वापस से अब इसे समझिए। सिंपल सा मतलब है, दो एलिमेंट है आपस में कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए, मैंने कहा ए का मास फिक्स है, और बी का जो मास है वो वेरी कर रहा है दोनों कंपाउंड में। तो वो जो मास का रेशियो है बी का, वो रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में आ जाए कि एक में 1 अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरे में 1.2, 1.4, ऐसा नहीं आएगा। सिंपल होगा, अगर एक में 1 कंट्रीब्यूशन है तो दूसरे में 2, तीसरे में 3 टाइम्स, चौथे में 4 टाइम्स, मल्टीपल में आएगा, और इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आया थोड़ा बहुत? अगर ये ए और बी वाले से आपको नहीं समझ में आया तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे एलिमेंट है एक्चुअल उनसे मिलके बने हुए कंपाउंड के। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास में एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। ये दोनों कंबाइंड जब होते हैं तो ये एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। नाम बताओ मुझे, कौन कौन से कंपाउंड ये फॉर्म कर सकते हैं? मैम ये बना सकते हैं H2O, और ये बना सकते हैं H2O2, बिल्कुल बना सकते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें इनके मासेस की, तो देखो H2O के अंदर हमें क्या चेक करना है, हाइड्रोजन का मास कितना है, और H2O2 में हाइड्रोजन का मास कितना है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के मास की बात करेंगे, तो यहां मैं लिख देती हूं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। चलो आ जाओ, H2O हाइड्रोजन,
एक एटम का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। ग्राम लिखो, ठीक है, क्योंकि जब हम रेशियो निकालेंगे तो जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखो H2O2 के अंदर यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, इसका मतलब टोटल मास कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया। दोनों में मास सेम है, इसका मतलब हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स मास है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, एक एलिमेंट का फिक्स मास होना जरूरी है, तभी आप ये चेक कर सकते हो कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ को फॉलो करते हैं कंपाउंड या नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर अब हम बात करें कि ऑक्सीजन का जो मास है वो दोनों के अंदर कितना है, ये आप चेक करो, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन में आना चाहिए, नहीं तो इन दोनों में से एक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमें पता है ये दोनों ही कंपाउंड भैया वाटर है, जल है तो जीवन है, वो है तो हम हैं, तो ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। और H2O2 का नाम भी आपने सुना होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आइटम लगा हुआ है H2O में, तो यहाँ पर मास कितना हो गया हमारे पास में, 16 ग्राम। और यहाँ 2 एटम लगे हुए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 32 ग्राम आ जाएगा। मैंने कहा ये रहा मेरे पास M1 और ये रहा हमारे पास M2, ठीक है। रेशियो निकाल लो, M1:M2 कितना हो जाएगा, 16:32। सिंपल नहीं है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कितना आ गया हमारे पास में, 1:2। क्या समझ में आ रहा है, ये अपना है सिंपल रेशियो और ये है होल नंबर में, यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन का 1 टाइम मास कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ में H2O कंपाउंड बनाने में। 1 टाइम मतलब 16 ग्राम, जबकि अगर हाइड्रोजन के फिक्स मास मतलब उतने ही मास के साथ में अगर ऑक्सीजन का 2 टाइम्स कंट्रीब्यूशन हो तो हमें नया कंपाउंड मिलेगा, दैट इज H2O2। मल्टीपल में मिल रहा है, यही तो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास में 2 एलिमेंट हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके 2 कंपाउंड कौन से बन सकते हैं, CO2 और CO, हम सभी को पता है। तो इसका मतलब हमारे पास में एलिमेंट कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया कार्बन और एक हो गया हमारे पास में ऑक्सीजन, राइट। अब हमें चेक करना है कि कार्बन का CO2 में मास कितना है, एक ही एटम अटैच है, इसका मतलब 12 ग्राम हो गया। और CO के अंदर भी कार्बन का एक ही एटम अटैच है, इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 12 ग्राम। सेम है, फिक्स मास है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन के मास की। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम अटैच है, इसका मतलब 16 × 2, ये आ गया अपना 32 ग्राम। और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम अटैच है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 16 ग्राम। ये मैंने बोल दिया हमारे पास में है M1 और ये हो गया हमारे पास में M2। चलिए रेशियो निकाल लो, M1:M2 अपने पास में कितना आ गया, 32:16। और सिंप्लीफाई नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज 2:1। ये आ गया हमारा सिंपल रेशियो। बताओ कहाँ दिक्कत इसके अंदर। इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन का जितना मास कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन के फिक्स मास के साथ में CO2 कंपाउंड बनाने में, उसका जस्ट हाफ मास कंट्रीब्यूट करेगा कार्बन के उतने ही फिक्स मास के साथ में एक नया कंपाउंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में। या फिर आप इसको उल्टा भी समझ सकते हो, पहले CO ले लो, जितना मास ऑक्सीजन का यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 टाइम अगर ये मास कंट्रीब्यूट कर रहा है CO बनाने में, तो उसका डबल मास कंट्रीब्यूट करेगा CO2 कंपाउंड फॉर्म करने में। कैसे भी ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक का मास फिक्स होना चाहिए, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम लेते हैं। देखो मैंने कहा मेरे पास में 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे। देखो एक बनाएगा N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, एक बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, एक होता है हमारे पास में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक है हमारे पास में N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और एक है हमारे पास में N2O5 दैट इज डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके और कोई कंपाउंड नहीं बनाते, केवल बात कर रही हूँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन की। बोलोगे मैम HNO2 भी तो बनाते हैं, वहां पर हाइड्रोजन आ गया,
ठीक है, तो इतने ही ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, ध्यान रखना। अब हम चेक करते हैं इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो बड़ा ही शानदार लॉ है ये, कैसे चेक होगा ये अभी आप देखिए, बहुत मजा आने वाली है इसके अंदर। मैं यहाँ पर इनके मासेस हम कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ लाइन अपन खींच लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और चेक करना शुरू करिए। देखो अपने पास में कंपाउंड था N2O, एक है अपने पास में NO, एक है NO2 और एक है N2O3 और लास्ट है अपने पास N2O5। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन का मास कितना है N2O के अंदर। पहले हम नाइट्रोजन के मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक एटम का मास होता है 14 ग्राम, 2 एटम अटैच है तो ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, चलिए यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन का एटम अटैच है, इसका मतलब 16 ग्राम। मैं ग्राम नहीं लिख रही हूँ, समझ जाइएगा। नाइट्रोजन का एक एटम अटैच है NO के अंदर, इसका मतलब मास कितना हो गया 14 ग्राम हो गया। जबकि यहां पर एक ऑक्सीजन है तो मास हो गया 16 अगेन। NO2 के अंदर अगेन 14 ग्राम नाइट्रोजन का मास और 2 एटम है ऑक्सीजन के तो ये हो जाएंगे 32 ग्राम। N2O3 ट्वाइस हो गया 28 ग्राम और यहां तो 3 ऑक्सीजन अटैच है तो मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आपको करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा फटाफट से मुझे बता दो। 48 हो जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है। और यहां पर देखो हमारे पास में N2O5, इसका मतलब क्या हो गया 28 ग्राम, तो ये नाइट्रोजन का और 5 टाइम्स करना है आपको। 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया हमारे पास में 80 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन का मास। तो यहां आप चेक कर सकते हो अपने पास में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास निकल करके आ गए हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं हम यहां तो किसी का भी मास फिक्स नहीं है, ना तो नाइट्रोजन का मास फिक्स है अपने पास में और ना ही ऑक्सीजन का मास फिक्स है। तो क्या करें? नहीं है तो कर लो, किसने मना किया है? रोका तो ही ना किसी ने, अपना ही है। केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस बैलेंस कर सकते हो, वैसे यहां पे कर लो। तो किसका करें मैम? नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? किसी का भी कर सकते हो, जिसका आपको इजी लगे आप उसका मास इक्वल कर सकते हो, सेम कर सकते हो। मुझे इजी लग रहा है नाइट्रोजन का करना, तो चलिए मैं तो नाइट्रोजन का मास इक्वल कर रही हूं। तो क्या करें मैम? 14 को 28 बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं मैम, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो कर दो, किसने मना किया? मैम डायरेक्ट यही कर दे? नहीं नहीं, यहां पे आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। 1 मोल NO की जगह 2 मोल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 मोल नाइट्रोजन अपने पास में है तो यहां पर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास में आ जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, तो मैम फिर तो ऑक्सीजन का भी तो डबल होना चाहिए। किसने मना किया है? रोका किसने आपको? करो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो और यहां पे अपने पास में कितना आ जाएगा 32 ग्राम। देखो अभी कितना शानदार रेशियो निकल के आने वाला है। इसी तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा अपना 2 से मल्टीप्लाई करने पे 28 ग्राम और यहाँ जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया अपने पास में 64 ग्राम। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो हमें क्या करना है, केवल चेक करना है ये जो अभी हमारे पास नए मास आए थे। ठीक है, चाहो तो आप इसको हम इरेज भी कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन मैंने अदर कलर से लिख दिया तो आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो एक बार, ये 28 ग्राम 28 ग्राम 28 28 28 नाइट्रोजन का मास क्या हो गया हमारे पास में फिक्स हो गया है। नाइट्रोजन का मास मैंने कर दिया फिक्स, तो मतलब ऑक्सीजन का डिफर हो रहा है यहाँ पर मास। ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है तो मैं क्या करूं, इनका रेशियो निकाल सकती हूं। तो रेशियो निकालने के लिए मैं इनको यहां पर लिख देती हूं। देखिए अपने पास में कितना है 16:32। ठीक है, अब मैं इसको पहले लिख रही हूं, 48 को मैं पहले लिख रही हूं, ये अपना हो गया 48:64:80। फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी लिख सकते हो। सीक्वेंस हमें बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स है। मैं इसको ऊपर नीचे लिख सकती हूँ, बिल्कुल कैसे भी लिख सकती हूँ भाई, ये सिंपल नहीं है तो हम इसे सिंपल कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 1:2:3:4:5। क्या ये आ रहा है? बिल्कुल सिंपल रेशियो। बताओ कहाँ दिक्कत इसके अंदर? क्या मतलब हो गया कि जो ऑक्सीजन का 1 टाइम मास कंट्रीब्यूट कर रहा है N2O कंपाउंड बनाने में, 1 टाइम का मतलब 16 ग्राम,
उसका डबल मास अगर कंट्रीब्यूट करेगा नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ में, तो हमें एक नया कंपाउंड मिलेगा, दैट इज NO। अगर 3 टाइम्स कंट्रीब्यूट करेगा तो NO2 मिलेगा, 4 टाइम्स कंट्रीब्यूट करेगा, 3 टाइम्स करेगा तो N2O3 मिलेगा। हमने ऊपर नीचे शफल किया है ना। 4 टाइम्स करेगा तो NO2 मिलेगा और 5 टाइम्स करेगा तो N2O5 मिलेगा। इसका मतलब जैसे जैसे मल्टीपल में मास चेंज हो रहा है वैसे वैसे कंपाउंड भी नाइट्रोजन के साथ उसके अलग अलग मिलते जा रहे हैं। बस ध्यान क्या रखना है, नाइट्रोजन का मास फिक्स होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट यहीं से चेक कर लेते तो आपको मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ आप चेक नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही सिंपल रेशियो हमारे पास में है मल्टीपल में, इसीलिए इसे कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप ये लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी एक नए लॉ के साथ में, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और वो लॉ और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, बट हम कोशिश करेंगे उसे सिंपल तरीके से समझने की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे एम्पावर्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।